हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड वीपी 201T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 में डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्टमक की जो एनाटॉमी है उसको डायग्राम से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। स्टमक की हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। स्टमक में एसिड के प्रोडक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे और जो हमारा पेप्सिन है उसका हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में क्या रोल होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टमक के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा स्टमक होता है। और स्टमक में हमारा जो फूड है वो हमें स्टोर होते हुए और हमारे जो भी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिक्रीशन होते हैं उससे मिक्स होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले स्टमक का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हमें देखने को मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा स्टमक है वो हमें एक जो जे शेप का स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। और जो स्टमक का पोर्शन है वहाँ पे हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हमें इनलार्ज होते हुए फैलते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो आइए अगर हम लोग सिंपली डायग्राम में बात करते हैं तो ये जो हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर है वो हमें एक जे शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हमें इनलार्ज होते हुए बेसिकली देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इस जो स्टमक है वो कहाँ से कनेक्ट होता है, मतलब उसका जो अपर पोर्शन है वो कहाँ पे कनेक्टेड होता है और लोअर पोर्शन कहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली जो हमारा स्टमक है उसका जो अपर पोर्शन है वो हमारा जो इसोफेगस है उससे हमें कनेक्टेड देखने को मिलता है। और इसका जो लोअर पार्ट है वो जो हमारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको कि हम लोग जो हमारा ड्यूडेनम है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, वहाँ तक हमें स्टमक जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए अगेन इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो यहाँ पे जो हमारा होता है इसोफेगस का पोर्शन है वहाँ से हमारा स्टमक हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है। और एंड कहाँ पे होता है, जो हमारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारा ड्यूडेनम कहलाता है, वहाँ तक हमें बेसिकली स्टमक जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जो खाना है या जो हमारा फूड है, मील है, उसको हम लोग काफ़ी क्विकली खाने का काम करते हैं कि मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अपने खाने को जल्दी से कंप्लीट करना है और उसके बाद में अपने वर्क पे निकल जाना है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो फिर यहाँ पे जो हमारा इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसको खाने को वहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए जितना टाइम वहाँ पे लगता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी क्विकली हम लोग अपना जो मील है, अपना जो फूड है उसको खाने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे स्टमक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये भी हो जाता है कि वो जो भी हमारे कंपोनेंट हैं, जो हमारे फूड कंपोनेंट हैं और जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उनके लिए एक मिक्सिंग चैम्बर की तरह भी हमें स्टमक वर्क करते हुए देखने को मिलता है। और जब हम लोग जो खाना है उसको काफ़ी जल्दी खाते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे एक जो हमारा होता है रिजर्वर उसकी तरह भी हमें यहाँ पे स्टमक वर्क करते हुए देखने को प्राप्त होता है। मतलब वो जो भी हमारा वहाँ पे खाना है उसको प्रॉपरली मिक्स करने का भी काम करता है हमारे डाइजेस्टिव सिक्रीशन वगैरह के साथ में। और ये हमारे जो फूड है उसको हमें रिजर्व करते हुए भी, होल्ड करते हुए भी देखने को प्राप्त होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा स्टमक है उसकी क्या एनाटॉमी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग सिंपली स्टमक की जो एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्टमक है उसको बेसिकली हम लोग 4 मेन रीजन में डिवाइड करते हैं। तो हमारा टोटल जो स्टमक का पोर्शन होता है, जो स्टमक का पार्ट है जो कि इसोफेगस से स्टार्ट होता है, जो हमारा वहाँ पे इसोफेगस का लोअर पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट होता है और जो हमारा ड्यूडेनम है वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। इस पूरे के पूरे रीजन को हम लोग बेसिकली 4 मेन रीजन में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट रीजन है वो हमारा जो कार्डिया है वो कहलाता है, दूसरा रीजन हमारा जो फुंडस है वो कहलाता है, तीसरा रीजन इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कहलाता है और चौथा रीजन हमारा यहाँ पे पाइलोरस सिंपली कहलाता है। तो आइए एक एक करके इन रीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं और इसको डायग्राम से अच्छे से
समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो और सबसे ऊपर का जो हमारा यहाँ पे स्टमक का रीजन है वो बेसिकली कार्डिया कहलाता है। तो अगर हम लोग कार्डिया के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा स्टमक का सुपरफिशियल ओपनिंग होता है, सबसे ऊपर का ओपनिंग होता है, वो बेसिकली हमारा यहाँ पे कार्डिया का पोर्शन इस प्लेस पे कहलाता है। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो ये हमारा जो पोर्शन है वो हमारा इसोफेगस का है। स्टमक यहाँ से हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पोर्शन है, ये बेसिकली जो हमारा पोर्शन है वो यहाँ पे हमारा कार्डिया का जो पोर्शन है वो कहलाता है। और ये हमारे स्टमक का जो सुपरफिशियल रीजन है, पोर्शन है, वो बेसिकली यहाँ पे होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा इसका यहाँ पे अगला रीजन है उसके बारे में बात करते हैं तो उसको बेसिकली हम लोग फुंडस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे एक फुंडस है वो बेसिकली हमारा एक राउंडेड पोर्शन होता है। और ये हमें जो कार्डिया है उसके वहाँ पे कह सकते हैं सुपीरियर ऊपर की ओर और लेफ्ट के साइड हमें बेसिकली देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग जो ये रीजन है हमारा, ये जो पोर्शन है इतना, ये बेसिकली फुंडस का जो पोर्शन है वो कहलाता है, जो कि कार्डिया के हमें यहाँ पे सुपरफिशियल ऊपर की ओर देखने को मिलता है और लेफ्ट साइड पे हमें पोजीशन देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे वो रीजन है वो बेसिकली हमारा जो स्टमक की बॉडी है वो यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग स्टमक की बॉडी के रीजन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा फुंडस है उसके इन्फीरियर, उसके यहाँ पे नीचे का जो हमारा पोर्शन होता है और जो स्टमक है उसका जो हमारा यहाँ पे कह सकते हो लार्ज और हमारा सेंट्रल पोर्शन है उसको बेसिकली हम लोग बॉडी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो कि फुंडस का स्ट्रक्चर है उसके हमारे वो नीचे का वो रीजन और यहाँ पे जो हमारा स्टमक का बीच का हमारा सेंट्रल पार्ट है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे बॉडी कहलाता है। इसको हमारा ये यहाँ से और यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बॉडी के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में हमारा इसका जो चौथा पोर्शन है वो बेसिकली पाइलोरस कहलाता है। और अगर हम लोग पाइलोरस के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये हमारा जो स्टमक का के हमारे रीजन है उसको बेसिकली ये यहाँ पे हमारे डिओडिनम से हमें कनेक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। मतलब जो हमारा यहाँ पे है जो पाइलोरस है वो स्टमक को डिओडिनम से जहाँ पे कनेक्ट करता है उस रीजन को हम लोग पाइलोरस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारा वो रीजन है जो कि हमारे स्टमक को जो हमारा यहाँ पे डिओडिनम है उसके साथ में कनेक्ट करता है, उस रीजन को हम लोग पाइलोरस के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पाइलोरस है अगर उसको देखें तो ये अगेन दो पार्ट में हमें देखने को मिलता है। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो बेसिकली हमारा जो होता है हमारा पाइलोरिक जो एंट्रम है वो यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग जो पाइलोरिक एंट्रम है उसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये जो हमारा स्टमक की बॉडी का पोर्शन होता है उसको हमारी जो यहाँ पे होती है पाइलोरिक जो कैनाल है और उसके बाद में डिओडिनम है उससे हमें आपस में कनेक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए अगेन इसको हम लोग जो डायग्राम है उसमें यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ये जो हमारा वो रीजन है उसके बारे में बात करते हैं तो स्टमक को हमारा इस प्लेस पे जो होती है पाइलोरिक हमारी वो कैनाल है उसको और जो हमारे यहाँ पे डिओडिनम है उसको कनेक्ट करने वाला जो हमारा रीजन है, ये रीजन है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे ये जो होता है हमारा पाइलोरिक एंट्रम उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग इसका जो हमारा है वो दूसरा पार्ट उसके बारे में बात करते हैं तो वो ये हमारा यहाँ पे जो होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। बेसिकली जो हमारा स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल का बना हुआ होता है और ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम का पार्ट है उससे हमें कम्युनिकेट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली डायग्राम में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग अगर इस प्लेस पे देखें तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो हमारा पोर्शन है ये बेसिकली हमारे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर हैं वो यहाँ पे हैं जो कि हमारा यहाँ पे जो स्टमक का हमारा पोर्शन है और यहाँ पे जो हमारा है डिओडिनम उसके बीच का जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हमें इसके थ्रू होते हुए देखने को प्राप्त होता है। इसके थ्रू हमारा जो फूड है वो स्मॉल अमाउंट में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें मूव करते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इसका जो हमारा कॉनकेव होता है मीडियन हमारा जो बॉर्डर होता है स्टमक का उसको हम लोग यहाँ पे वो लेसर जो हमारा कर्वेचर है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा होता है वो कॉन्वेक्स जो हमारा वो लेटरल बॉर्डर होता है उसको हम लोग ग्रेटर कर्वेचर के नाम से
इंडिकेट करते हैं। तो कॉनकेव का जो हमारा क्या मतलब हुआ, जो कि अंदर की ओर यहाँ पे मूव होता हो, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये हमारा कॉनकेव स्ट्रक्चर है। और ये हमारा यहाँ पे जो इसके अंदर का हमारा कॉनकेव स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमारा जो होता है लेसर कर्वेचर उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा जो यहाँ पे पोर्शन है वो बेसिकली जो हमारा ये हमारा जो होता है कॉन्वेक्स यहाँ पे पोर्शन है वो बेसिकली है, जिसको हम लोग यहाँ पे ग्रेटर जो कर्वेचर है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे स्टमक का जो हमारा होता है यहाँ पे ब्रॉडर पोर्शन वो हमें यहाँ पे 2 रीजन्स में डिवाइड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ को पूछते हैं कि सर जो एनाटॉमी है और हिस्टोलॉजी है उसमें क्या अंतर होता है। तो जो हमारा वहाँ पे एनाटॉमी है उसमें हम लोग जो ऑर्गन है उसकी क्या लोकेशन है, उसकी क्या पोजीशन है, उसका किस तरीके का शेप है, अपीयरेंस है, उसके बारे में बात करते हैं, कितने पार्ट वगैरह में डिवाइड होता है उन सब के बारे में बात करते हैं। और जो हिस्टोलॉजी है उसमें हम लोग उस ऑर्गन के जो अलग अलग टिश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं कि हमें वहाँ कौन कौन से रीजन में कौन कौन से टिश्यूज बेसिकली देखने को प्राप्त होते हैं, सेल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं स्टमक की हिस्टोलॉजी के बारे में, तो इसके पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जीआई ट्रैक की जो अलग अलग लेयर्स हैं उनके बारे में बात किया था। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें हमें सिंपली 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। जो सबसे अंदर की डीपर लेयर है वो बेसिकली हमारा म्यूकोसा कहलाता है, उसके ऊपर की लेयर सब म्यूकोसा कहलाता है, तीसरी लेयर हमारी मस्कुलैरिस कहलाती है, और जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको हम लोग यहाँ पे जो सिरोसा है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ऐसा ही हमारा जो स्टमक है उसमें भी हमें यहाँ पे ये 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो इसकी जो हमारी सबसे अंदर की लेयर है वो बेसिकली जो म्यूकोसा है वो कहलाती है, और ये हमारा सिंपल जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं उसकी बनी हुई होती है, और इसको हम लोग यहाँ पे जो म्यूकस सेल्स हैं उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इससे म्यूकस का फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो हमारा म्यूकस फॉर्म होता है वो हमारे स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है वहाँ पे एक थिक वॉल टाइप का, एक थिक बैरियर टाइप का स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है, जिसके कारण जब भी हमारे स्टमक वगैरह जो हमारा स्टमक है उससे एसिड का सिक्रीशन होता है तो उसका प्रभाव, उसका जो हमारा गलत प्रभाव है वो हमारी एपिथेलियल सेल पे ना आए, जिसके कारण कि हमारा जो म्यूकस है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो ये जो हमारी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो हमारी वो सेल है जो कि बेसिकली जो हमारा म्यूकस सेल है वो कहलाती है, वो हमें यहाँ पे जो म्यूकोसा है उसकी सरफेस पे के ऊपर देखने को मिलती है। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो हमारा वो लैमिना प्रोप्रिया है वो देखने को मिलता है, जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का हमें बना हुआ देखने को मिलता है। और उसके बाद में हमारा जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है वो होता है, जो कि स्मूथ मसल का हमें बना हुआ देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा जो यहाँ पे होता है लैमिना प्रोप्रिया है, उसमें हमें उसके अंदर की ओर डाउन साइड एक्सटेंडेड देखने को प्राप्त होता है। और ये जब वहाँ पे अंदर की ओर एक्सटेंड होता है तो फिर वहाँ पे ये बेसिकली जो हमारे कॉलम्स हैं उनको फॉर्म करता है, और ये जो हमारे वहाँ पे कॉलम्स हैं उनके अंदर जो सिक्रीटरी सेल्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, और ये बेसिकली हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को हमें फॉर्म करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये बेसिकली हमारी जो सबसे अंदर की डीपर लेयर है जो कि म्यूकोसा कहलाती है वो यहाँ पे है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारी इस प्लेस पे जो हमारी ऊपर की सबसे सेल्स होती हैं ये बेसिकली हमारा जो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं वो यहाँ पे हैं। उसके अगर बाद में बात करते हैं तो उसके अंदर की जो हमारी एक तरह से लेयर है वो बेसिकली हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हो लैमिना प्रोप्रिया वो यहाँ पे होती है। और इसके अंदर जब हमारी एपिथेलियल सेल अंदर की ओर एक्सटेंड करती है तो बेसिकली ये यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे एक तरह से ग्लैंड हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाते हैं, उनका हमें फॉर्मेशन इस प्लेस पे करते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इसके जो हमारे अलग अलग सेल्स हैं उनके बारे में भी अभी हम लोग इस जो है इसी वीडियो में आगे
हम लोग बात करेंगे। तो जब ये हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं वो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, तो ये जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं इनका जो सिक्रीशन होता है, ये जो चीज़ें सिक्रीट करते हैं वो फिर हमें यहाँ पे कहाँ से बाहर निकलते हुए देखने को मिलती हैं। तो एक हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा यहाँ पे कहलाता है, वो गैस्ट्रिक पिट कहलाता है। उसके थ्रू ये हमारा वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड से फ्लो होके बाहर की ओर आती हैं और उसके बाद में ये हमारे स्टमक के ल्यूमेन में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगेन स्ट्रक्चर में आते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म होते हैं इनके जो सिक्रीशन है वो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हमारा जो गैस्ट्रिक पिट है वो कहलाता है, जिसके थ्रू ये हमारा यहाँ पे स्टमक की ल्यूमेन में हमें फिर सिक्रीट होते हुए बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं इनमें हमें कौन कौन टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, तो बेसिकली जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं उसमें हमें 3 टाइप की जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की सेल्स हैं वो हमें देखने को प्राप्त होती हैं। और इससे जो भी हमारा प्रोडक्ट सिक्रीट होता है, इससे जो भी प्रोडक्ट हमारा बाहर निकलता है वो बेसिकली हमारे स्टमक के ल्यूमेन में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इन सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली सेल है वो बेसिकली हमारी म्यूकस नेक सेल कहलाती है। और ये जो हमारी म्यूकस जो हमारी वो नेक सेल है वो बेसिकली म्यूकस को हमें सिक्रीट करते हुए देखने को मिलती है। तो ये जो हमारे ग्लैंड हैं उसकी जो हमारी यहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स है और जो हमारा यहाँ पे जो होता है कह सकते हैं कि म्यूकस सेल्स होती हैं, वो दोनों मिलके हमें म्यूकस का सिक्रीशन करते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो आइए अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो ग्लैंड हैं इनके अंदर हमें कुछ सेल देखने को मिलती हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जिसको हम लोग म्यूकस नेक सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो अगली सेल है वो बेसिकली हमारी जो होती है पैराइटल सेल, वो यहाँ पे कहलाती है। और जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं ये क्या चीज़ें सिक्रीट करती हैं, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती हैं जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करता है। और इसके साथ साथ में ये एक काफ़ी अच्छा कंपाउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको हमें सिक्रीट करते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछता है या कोई एग्जामिनर आपसे इसके बारे में वाइवा में पूछता है कि हमारे स्टमक का जो HCl है वो किस सेल के द्वारा सिक्रीट होते हुए देखने को मिलता है, तो आप आसान तरीके से आंसर कर सकते हैं कि जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं स्टमक ग्लैंड में वो हमें यहाँ पे जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें वो हमें यहाँ पे HCl को सिक्रीट करते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगेन अगर हम लोग सिंपली डायग्राम में आते हैं तो बेसिकली इसके अंदर हमें कुछ सेल देखने को मिलती हैं जो कि पैराइटल सेल्स कहलाती हैं, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती हैं और ये हमारे यहाँ पे HCl को हमें सिक्रीट करते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। उसके बाद में जो तीसरी सेल है वो बेसिकली चीफ सेल कहलाती है। और अगर हम लोग चीफ सेल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है पेप्सिनोजिन, जो कि हमारा पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, उसको हमें सिक्रीट करते हुए देखने को मिलता है। और ये हमारे एक जो हमारा एंजाइम है जो कि कहलाता है वो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, उसको हमें ये सिक्रीट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो ये जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं उनकी जो अलग अलग सेल्स हैं वो बेसिकली पर डे अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 3000 ml ऑफ गैस्ट्रिक जूस को हमें पर डे सिक्रीट करते हुए देखने को मिलती हैं। तो ये जो हमारी है तीनों सेल ये अप्रॉक्सीमेटली हर दिन 2 लीटर से 3 लीटर के बीच में, या कह सकते हैं कि 2000 ml से 3000 ml के बीच में हमें गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें हमें एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल देखने को मिलती है। ये बेसिकली जो हमारी यहाँ पे जो एक टाइप की और जो हमारी वो सेल है उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं, या सिंपली कहें तो इसको हम लोग जी सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जो हमारा होता है पाइलोरिक एंट्रम होता है, जो कि हमारा इस प्लेस पे जो स्टमक का एंड पोर्शन है वहाँ पे हमें वो देखने को मिलता है। वहाँ पे हमें जी सेल लोकेटेड देखने को प्राप्त होती हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारी जी सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, तो बेसिकली ये एक हार्मोन को सिक्रीट करती हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो गैस्ट्रिन है इसको ये बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में हमें डालते हुए देखने को
प्राप्त होती हैं। और ये जो हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये फिर हमारे गैस्ट्रिक जो एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग जो गैस्ट्रिक एक्टिविटीज़ हैं, उसको हमें यहाँ पे स्टिमुलेट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग जो हमारा स्टमक है उसकी और लेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे एपिथेलियल है, उसके बाद में हमें सब म्यूकोसा उसके ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे है, कह सकते हैं कि जो हमारा म्यूकोसा है उसके ऊपर हमें सब म्यूकोसा देखने को मिलता है। उसके ऊपर हमारा मस्कुलैरिस है और सबसे ऊपर हमें यहाँ पे जो सिरोसा की लेयर है वो देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सबसे ऊपर की लेयर है वो म्यूकोसा है। उसके बाद में जो अगली लेयर है ये बेसिकली हमारा जो सब म्यूकोसा है वो यहाँ पे होती है, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स हमें वो देखने को मिलती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं कि लेयर है जो कि मस्कुलैरिस कहलाता है, उसमें भी हमें हमारी ब्लड वेसल और लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं हमें वो देखने को मिलती हैं। और इसमें हमारे जो हमारे यहाँ पे ये जो हमारे पोर्शन है, यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स भी हमें देखने को प्राप्त होते हैं जो कि प्लेक्सिस वगैरह को फॉर्म करते हैं। और जो सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, वो बेसिकली हमारी सिरोसा की लेयर यहाँ पे कहलाती है। और ये जो हमारी अलग अलग लेयर्स हैं वो बेसिकली हमारे स्टमक को एक जो हमारा इन्वेलप है उसकी तरह हमें कवर करते हुए देखने को मिलती हैं। अब हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग स्टमक में किस तरीके से एसिड का प्रोडक्शन होता है, HCl का प्रोडक्शन होता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करें तो जो हमारा स्टमक का ल्यूमेन का पोर्शन है वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं जो कि HCl के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो हमारा जो हाइड्रोजन आयन है H+ आयन्स है और जो क्लोराइड आयन्स हैं Cl आयन्स हैं, उनको हमें अलग अलग जो है सेपरेटली सिक्रीट करते हुए देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ये जो हमारी पैराइटल सेल्स हैं वो HCl को एक तरह से कह सकते हैं कि HCl को बना के सिक्रीट नहीं करती हैं, वो H+ आयन्स को सिक्रीट करती हैं और वो अलग से Cl आयन्स को हमें सिक्रीट करते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। और जब ये हमारा ल्यूमेन में आता है तो वहाँ पे ये कंबाइंड होता है और HCl को फॉर्म करते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है इसका हमारा नेट इफेक्ट है वो क्या है कि HCl को जो हमारा H+ आयन है और Cl आयन है उसको तो ये अलग अलग सिक्रीट करती है, लेकिन जब वो हमारे स्टमक के ल्यूमेन में आते हैं तो वो कंबाइंड होकर फिर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का फॉर्मेशन हमें करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग डायग्राम में अगर आते हैं तो ये इसका डायग्राम है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे जो हमारी ये पैराइटल सेल्स हैं वो H आयंस को अलग सिक्रीट करती हैं, Cl आयंस को अलग सिक्रीट करती हैं और ये जो हमारा ल्यूमेन का पोर्शन है वहाँ पे जब आती हैं तो H आयन और Cl आयन आपस में कंबाइंड होते हैं और HCl का हमें फॉर्मेशन करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आइए यहाँ पे हमारा किस तरीके से H+ आयन सिक्रीट होते हैं और किस तरीके से Cl आयन सिक्रीट होते हैं और हमारे और जो केमिकल्स हैं उनका यहाँ पे क्या रोल होता है, किस तरीके से मूवमेंट होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन पंप होता है जो कि हमारे जो पैराइटल सेल्स हैं उसमें देखने को मिलता है और ये बेसिकली एक हमारा एंजाइम है जो कि H+ आयन जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है और पोटेशियम आयन एटीपेज है उसके द्वारा हमें यहाँ पे पावर्ड ये पंप देखने को मिलता है। और जब ये यहाँ पे जो एंजाइम है वो इसको यहाँ पे सिंपली पावर्ड करता है तो फिर हमें यहाँ पे H+ आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलता है। एक्टिवली वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है और ये किस साइड की ओर ट्रांसपोर्ट होता है, तो जो हमारा ल्यूमेन का रीजन है, स्टमक का जो खाली पोर्शन है उसका जो रीजन है वहाँ पे हमें ये ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जब जो हमारा H+ आयन है जब ये हमारे पैराइटल सेल से जो हमारा ल्यूमेन है उसके अंदर जाता है तो जो हमारा ल्यूमेन है उसमें से जो पोटेशियम आयंस हैं वो हमें फिर सेल के अंदर जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी यहाँ पे है H+ आयन ल्यूमेन में इंटर करता है और जो हमारा प्रोटॉन पंप है वो पोटेशियम आयंस को हमें यहाँ पे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये हम लोग इसको अगर डायग्राम में देखें तो बेसिकली ये जो हमारा है ये प्रोटॉन पंप है, ये क्या करता है कि यहाँ पे जो हमारी है पैराइटल सेल उसमें से जो H+ आयंस हैं उसको ये ल्यूमेन में डालने का काम करता है और फिर जो हमारा ल्यूमेन है वहाँ से पोटेशियम आयंस को ये अंदर की ओर सेल के अंदर लेके आने का काम करता है। और फिर जो हमारा ल्यूमेन है वहाँ से पोटेशियम आयंस को ये अंदर की ओर सेल के अंदर लेके आने का
काम करता है। तो उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो एट द कह सकते हैं सेम टाइम यहाँ पे जो हमारे Cl आयंस हैं और हमारा जो यहाँ पे पोटेशियम आयन है वो हमें यहाँ पे फिर से ल्यूमेन में डिफ्यूज़ होते हुए जाते हुए देखने को मिलते हैं। और ये हमारे Cl आयन और जो हमारे पोटेशियम आयन के चैनल्स हैं वो जो कि हमारा यहाँ पे जो होता है, जो हमारी एपिकल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होते हैं, वहाँ से हमें ये जो अगेन डिफ्यूज़ होकर ल्यूमेन में जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा प्रोटॉन पंप है उसके थ्रू प्रोटॉन इस साइड गया और जो पोटेशियम आयंस हैं वो इस साइड आए। उसके बाद में यहाँ पे हमें जो हमारा यहाँ पे है पोटेशियम चैनल है उसके थ्रू जो पोटेशियम आयंस हैं वो अगेन हमें ल्यूमेन में डिफ्यूज़ होते हुए देखने को मिलते हैं। और जो हमारा Cl आयन का चैनल है उससे हमें यहाँ पे जो क्लोराइड आयंस हैं वो हमें यहाँ पे ल्यूमेन में डिफ्यूज़ होते हुए जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक हमारा यहाँ पे एंजाइम होता है जो कि हमारे पैराइटल सेल्स में होता है, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। और ये एंजाइम यहाँ पे क्या करता है कि ये इस प्लेस पे जो हमारा होता है यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को हमें कैटालाइज करते हुए देखने को मिलता है। और ये हमारा किस चीज़ से जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो जो हमारा वाटर है H2O है उसको ये यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हमें यूज़ करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे जो हमारा है कार्बोनिक एसिड H2CO3 उसका हमें फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो आइए इस प्रोसेस को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे होती हैं पैराइटल सेल, उसमें हमें जो हमारा एंजाइम है जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, C एंजाइम है, वो यहाँ पे होता है। वो क्या करता है कि H2O को लेता है और CO2 को यहाँ पे लेता है और उससे H2CO3 का फॉर्मेशन हमें करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जब हमारा यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो हमारा यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है उसका प्रोडक्शन हो जाता है तो फिर हमारा जो कार्बोनिक एसिड है वो हमें यहाँ पे डिसोसिएट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। वो अलग अलग आयंस में हमें टूटते हुए वो देखने को मिलता है। और जब ये यहाँ पे डिसोसिएट होता है तो वो बेसिकली हमारे प्रोटॉन पंप के लिए जो H+ आयन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको वो सेल से पंप करके ल्यूमेन में डालता है, उसके एक रेडी सोर्स की तरह यहाँ पे H+ आयंस को रिलीज करते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जब हमारा ये H2CO3 जब डिसोसिएट होता है तो ये H+ आयन और SCO3 आयंस में यहाँ पे टूटता है और यहाँ से जो H+ आयन फॉर्म होते हैं वो बेसिकली फिर हमें जाते हुए और हमारा जो प्रोटॉन पंप है उसके थ्रू हमारे ल्यूमेन में हमें इंटर करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे जो हमारा होता है वो कार्बोनिक जो हमारे यहाँ पे होता है कार्बोनेट आयन वो जो कि यहाँ पे जनरेट होता है वो फिर हमारे यहाँ पे Cl आयंस के थ्रू के द्वारा हमें एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलता है, जो कि हमारा यहाँ पे Cl आयन और HCO3 जो हमारा जो यहाँ पे आयन है उसका जो हमारा यहाँ पे एंटी पोर्टर होता है। मतलब यहाँ पे एक को वो अंदर करेगा और एक को बेसिकली एक साइड मूव कराएगा, दूसरे को दूसरी साइड यहाँ पे मूव कराएगा। तो ये एंटी पोर्टर की तरह ऐड करता है जो कि हमारा यहाँ पे जो होता है या कह सकते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर देखने को मिलता है। उसके थ्रू हमारे Cl आयंस और HCO3 आयंस का यहाँ पे एक्सचेंज अपने जो हमारा होता है पैराइटल सेल उसके पीछे के साइड होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारा है ये जो एंटीपोर्टर है उसकी तरह ऐड करता है SCO3 आयंस को। ये हमारा यहाँ पे जो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसके अंदर डालने का काम करता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो Cl आयन होते हैं उसको फिर ये हमारे पैराइटल सेल के अंदर इंटर कराते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारे Cl आयंस हैं वो फिर हमें यहाँ से डिफ्यूज़ होकर ल्यूमेन में जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो हमारा HCO3 यहाँ पे आ जाता है, HCO3 आयंस आ जाते हैं, वो फिर वहाँ पे डिफ्यूज़ होते हैं और उसके नियर बाई जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पे एक एल्कलाइन टाइड को फॉर्म करते हैं और जब ये एल्कलाइन टाइड को फॉर्म करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें जो ब्लड का pH है वो हमें स्लाइटली एलिवेटेड बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारा जो ब्लड का pH है वो स्लाइटली हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है तो यूरिन भी हमारी हमें एल्कलाइन होते हुए हल्का सा बेसिक होते हुए देखने को
प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी ये जो प्रोसेस है उसमें हमें HCl का फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसको एक बार डायग्राम में जो पूरी प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो ये हमारा जो स्टमक का ल्यूमेन का पोर्शन है वो यहाँ पे है। ये हमारी जो पैराइटल सेल्स हैं वो यहाँ पे हैं जो कि HCl का फॉर्मेशन करती हैं। ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। उसके बाद में ये हमारे ब्लड की जो एक तरह से कैपिलरी है जो कि हमारा जो लैमिना प्रोप्रिया है उसके अंदर होती है वो यहाँ पे है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जो हमारा प्रोटॉन पंप है वो क्या करता है कि जो H+ आयंस हैं उसको वो यहाँ पे ल्यूमेन में डालने का काम करता है। और ये इस प्लेस पे अगर बात करें तो ये इसको यहाँ पे एक्टिवली यहाँ पे जो ल्यूमेन है उसके अंदर डालता है। और जो हमारा ल्यूमेन के अंदर पोटेशियम आयंस हैं उसको वो यहाँ पे अंदर की ओर मूव कराते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे यहाँ पे है पोटेशियम चैनल्स हैं और कैल्शियम चैनल्स हैं उसके थ्रू हमें ये जो हमारे पोटेशियम आयंस हैं और जो कैल्शियम आयंस हैं वो बेसिकली हमें यहाँ पे ल्यूमेन में अगेन जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पोटेशियम आयंस हैं वो अगेन यहाँ बाहर आ जाते हैं तो फिर से ये अंदर जाते हैं। इस तरीके से हमारे H+ आयन को ये यहाँ पे पंप करते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक हमारा एंजाइम है जो कि कहलाता है हम कार्बोनिल। हमारा एनहाइड्रेज एंजाइम है वो क्या करता है कि H2O वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहाँ पे यूज़ करता है और यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3 उसका फॉर्मेशन हमें करते हुए देखने को मिलता है। और ये जो H2CO3 है वो जब डिसोसिएट होता है तो फिर वो यहाँ पे H+ आयन को और SCO3 आयंस को हमें यहाँ पे अलग अलग करते हुए देखने को मिलता है। तो इससे जो H आयन फॉर्म होते हैं वो फिर हमारे प्रोटॉन पंप के द्वारा यूज़ होते हैं और वो हमें यहाँ पे जो ल्यूमेन है उसमें पंप होते हुए देखने को मिलते हैं। जो हमारा SCO3 आयंस हैं वो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एंटीपोर्ट है उसके थ्रू SCO3 आयन हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमें जाते हुए देखने को मिलता है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो Cl आयंस होते हैं वो हमें यहाँ पे पैराइटल सेल के अंदर इंटर करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो Cl आयंस हैं वो फिर डिफ्यूज़ होके यहाँ पे हमारा जो इस प्लेस पे हमारे जो Cl आयंस के चैनल्स हैं उसके थ्रू हमारे ल्यूमेन में फिर जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो SCO3 आयंस हैं वो फिर से डिफ्यूज़ होते हैं और जो उसके पास की ब्लड की कैपिलरी है उसके अंदर इंटर कर जाते हैं। और जब यहाँ पे इंटर करते हैं तो वो यहाँ पे एल्कलाइन टाइड को फॉर्म करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं जिससे कि हमारा जो ब्लड का pH है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है या एल्कलाइन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारा जो ब्लड का pH है वो एल्कलाइन होता है तो यूरिन का pH भी हमें एल्कलाइन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो H+ आयन यहाँ पे हमारे ल्यूमेन में आए और जो Cl आयंस यहाँ पे ल्यूमेन में आए वो जब कंबाइंड होते हैं तो HCl का फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिलते हैं जो कि हमारा यहाँ पे जो एसिड है वो होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव जो हमारे यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें हमें हेल्प करता है। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारा HCl का प्रोडक्शन होता है हमारे पैराइटल जो सेल्स हैं उसमें वो हमें किन किन चीज़ों के द्वारा किन किन सब्सटेंस के द्वारा स्टिमुलेट होते हुए देखने को मिलता है। अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो हमारे HCl के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। जो हमारा गैस्ट्रिन है वो भी हमारे HCl के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। और जो हिस्टामिन है ये भी हमारे HCl के प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा यहाँ पे है कह सकते हैं एसिटाइल कोलिन है ये एक हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहलाता है। और जो हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है और जो हमारा गैस्ट्रिन है वो हमारी जो पैराइटल सेल्स होती हैं उसके अंदर HCl के सिक्रीशन को हमें स्टिमुलेट करते हुए देखने को मिलता है जब वहाँ पे हिस्टामिन हमें प्रेजेंट देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारे यहाँ पे वो तीनों सब्सटेंस हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे जो हमारा पैराइटल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं इनको हम लोग H2 रिसेप्टर्स के नाम से बेसिकली इंडिकेट करते हैं। और ये कंपाउंड जब यहाँ पे आके हमारे जो पैराइटल सेल के अंदर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमें एसिड का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होते हुए देखने को मिलता है। तेजी से एसिड का प्रोडक्शन होते हुए देखने को प्राप्त होता है।
अब हम लोग यहाँ पे प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन का क्या रोल होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारा प्रोटीन है उसका जो एंजाइमेटिक डाइजेशन है जो कि हमारे स्टमक में हमें स्टार्ट होते हुए वो देखने को मिलता है, वो बेसिकली एक हमारा एंजाइम है जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। मतलब ऐसा एंजाइम जो कि जो प्रोटीन है उसका जो हमारा वहाँ पे डाइजेशन है उसके लिए इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारे स्टमक में हमें देखने को मिलता है। और ये एंजाइम हमारा जो है इसको हम लोग पेप्सिन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये इस प्लेस पे ये जो हमारी चीफ सेल्स होती हैं उसके द्वारा हमें बेसिकली सिक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग ये जो पेप्सिन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या करता है कि ये बेसिकली हमारे प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जिसके थ्रू अमीनो एसिड आपस में कनेक्टेड होते हैं उनका हमें ब्रेक डाउन करते हुए ये पेप्सिन देखने को प्राप्त होती है। और जब ये इनका ब्रेक डाउन करती है तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन है वो हमें स्मॉल जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट है उसमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। जो हमारे प्रोटीन का लंबा स्ट्रक्चर है वो हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में यहाँ पे टूटते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पेप्सिन है वो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट है उसमें हमें इफ़ेक्टिव वो देखने को मिलता है। अगर हमारे स्टमक का जो पीएच है वो 2 के आसपास है तो उस कंडीशन में हमारा पेप्सिन हमें प्रॉपरली एक्टिव देखने को प्राप्त होता है। और हमारा पीएच जैसे जैसे बढ़ता जाता है, पीएच जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि हमारी वहाँ पे जो हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट है वो कम एसिडिक होता जाएगा। और जब पीएच इंक्रीज होगा तो हमारे यहाँ पे पेप्सिन हमें इनएक्टिवेट होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और अगर हम लोग पेप्सिन के सिक्रीशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो पेप्सिन है वो जो सबसे पहले सिक्रीट होता है, फॉर्म होता है, तो वो बेसिकली उसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है जिसमें वो एक्टिव नहीं होता है जो कि पेप्सिनोजेन कहलाता है, उसके फॉर्म में हमें वो वहाँ पे सिक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है उसमें क्यों सिक्रीट होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो हमारी चीफ सेल्स हैं अगर उसके अंदर वो एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होगा तो क्या होगा, वो हमारी जो चीफ सेल्स हैं उसके अंदर के प्रोटीन को ही वो हमें वहाँ पे तोड़ते हुए देखने को प्राप्त होगा। इसी कारण से ये हमारा यहाँ पे जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन है उसके फॉर्म में सिक्रीट होता है। उसके बाद में जब ये हमारा जो होता है पेप्सिनोजिन वो हमारे स्टमक के अंदर आता है तो फिर वहाँ पे जो उसका हमारा यहाँ पे HCl है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, उसके कांटेक्ट में जब आता है तो फिर वो हमें वहाँ पे एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर यहाँ पे हमारा जो एक तरह से जो हमारा है पैराइटल सेल उसमें अगर वहाँ पे HCl सिक्रीट नहीं भी हो रहा है तो उस कंडीशन में भी अगर वहाँ पे जो पेप्सिन का हमारा स्मॉल अगर जो मॉलिक्यूल वहाँ पे होता है, एक्टिव पेप्सिन का मॉलिक्यूल होता है, तो भी वो हमारे पेप्सिनोजिन को हमें एक्टिव करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा पेप्सिन है वो जब हमारे चीफ सेल के द्वारा सिक्रीट होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है जो कि पेप्सिनोजन है। उसके बाद में जब वो हमारे स्टमक में आता है तो या तो जो हमारा स्टमक का एसिडिक इन्वायरमेंट है उसके कांटेक्ट में आने से वो एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, या अगर कोई एक्टिव पेप्सिन का मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में भी अगर वो आ जाता है तो फिर वो हमें वहाँ पे पेप्सिन में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर वहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है उसको हमें उसके डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए देखने को मिलता है। उसके अंदर के पॉलीपेप्टाइड जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं उनको वो ब्रेक करता जाता है और वहाँ पे उसको वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ देता है, जिससे कि उसकी डाइजेशन की प्रोसेस वहाँ पे हमें सिंपल होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो आई थिंक सो यहाँ पे जो हमारा स्टमक है उसकी एनाटॉमी हिस्टोलॉजी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एसिड का प्रोडक्शन किस तरीके से हमारे स्टमक में होता है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा जो यहाँ पे पेप्सिन है वो किस तरीके से प्रोटीन के डिग्रेडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।